स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म किया है। उसमें प्लांट ब्रीडिंग आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें 99% क्वेश्चन उसके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की 1 to 1 लाइन पढ़नी है और कुछ लाइन्स मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग वाला पूरा पार्ट खत्म कर लिया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहली चीज़ तो ये कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जो डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, आपको मालूम है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, इनकी यूज़फुल भी होते हैं। तो हार्मफुल भी होते हैं ये और यूज़फुल भी होते हैं। बहुत सारी जगह पर ये माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करते हैं बेटा, तो माइक्रोब्स कौन से होते हैं? अगर हम लोगों ने बात की कि माइक्रोब्स, तो आपको मालूम है बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब माइक्रोब्स ही हैं। माइक्रोब्स हम किसको कह सकते हैं? माइक्रोब्स वो हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के, नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोब्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनका जो साइज होता है, माइक्रोब्स का जो साइज होता है, माइक्रोब्स का साइज 0.1 मिलीमीटर या इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोस्कोप में देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। दूसरी चीज, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। हर जगह पर माइक्रोब्स आपको मिलेंगे, चाहे मिट्टी हो, ज़मीन के अंदर हो, चाहे सीवेज वाटर हो, चाहे ह्यूमन की स्किन हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के बाहर, सॉइल में, ठीक है, सॉइल में, मिट्टी में, यहाँ तक कि गीज़र के अंदर, गीज़र जो होता है, गीज़र पानी गर्म करने का जो गीज़र होता है, गीज़र के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। आपने मोनेरा जो पढ़ा है 11th क्लास में, उस मोनेरा में आपने बहुत कुछ पढ़ा है बेटा माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए किस तरीके से लाभदायक हैं। तो हमने कहा माइक्रोब्स का मतलब होता है जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स होते कौन कौन से हैं भाई? माइक्रोब्स तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा और कौन से माइक्रोब्स हैं भाई? हम बात करते हैं वायरस, वायरॉइड्स, ये सब पढ़े हैं आपने 11th वाले चैप्टर में। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये सब पढ़े हैं बेटा पहले चैप्टर में, आपने मोनेरा वाले में बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन पढ़ा है। वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स, ये वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स ये भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन ये वाले तीनों माइक्रोब्स, वायरस, वायरॉइड्स और वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स ऐसे माइक्रोब हैं जो हमेशा हार्मफुल होते हैं, यानी कि ये हमेशा इन्फेक्शियस होते हैं, यानी ये हमेशा इन्फेक्शन करते हैं, ये लाभदायक नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो कि लाभदायक भी होते हैं, यानी कि हार्मफुल भी और यूज़फुल भी हैं। यूज़फुल और हार्मफुल दोनों हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स ऐसे हैं जो यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपको मालूम है कि वायरस जो है, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना है। किसका बना है? वायरस तो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना है।
जबकि वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है। लेकिन प्रियॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास केवल प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन। ये सब इन्फेक्शियस होते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़, आपको ये पता है कि बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर कर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया की हम ग्रोथ कर सकते हैं। कोई कल्चर मीडियम बना लीजिए और उसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि इन सभी माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको कि कल्चर किया जा सकता है, इनको कल्चर किया जा सकता है। लेकिन ये माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, इनको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हमने कहा ये सभी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी माइक्रोब्स हैं जो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। हमने कहा वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स ये भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन ये यूजफुल नहीं है, ये बेटा इन्फेक्शियस ही हैं। दूसरी चीज़, इनको हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, कल्चर यानी इनको किसी कल्चर मीडियम को बनाकर इनको ग्रो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये माइक्रोब्स ऐसे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, जिनको कि कल्चर बनाया जा सकता है, कल्चर में ग्रो किया जा सकता है, कल्चर मीडियम में इसकी ग्रोथ की जा सकती है। ठीक है, अब हमने बात की कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। भाई अब हार्मफुल आपको पता ही है बेटा कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ की, तो बेटा ये हार्मफुल इसलिए हैं क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से हो रही हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, टाइफाइड वगैरह जो है बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं वो इन्फेक्शियस हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग हैं। फंजाई से भी आपको मालूम है बीमारियाँ होती हैं, फंगल डिजीज़ आपने पढ़ी हुई हैं। प्रोटोजोआ से भी आपने बीमारियाँ बेटा पढ़ी हुई हैं, तो प्रोटोजोआ से भी बीमारी हुई है। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि यूजफुल कैसे हैं हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है, तो हम लोग इस चैप्टर में यही बात करेंगे। हम अगर बात करते हैं बेटा फंजाई की, तो सालों से लोग इस चीज़ का उपयोग करते चले आ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया का यूज़ करते चले आ रहे हैं। आपको पता है कि दूध से दही जमता है, दूध से दही को बनाया जाता है। दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस है पता नहीं कितने सालों पुराना है, जो हमारे अर्ली मैन जो होते थे वो भी ये चीज़ जानते थे। सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है कि दूध से दही जमाया जाता है। दूध के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। तो वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है, उस मिल्क के अंदर की शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम थोड़े से दही को माइक्रोस्कोप में देखेंगे बेटा, तो आपको इतने सारे बैक्टीरिया पूरे इधर से उधर घूमते हुए मिलेंगे कि माइक्रोस्कोप में अगर आपने दही को देख लिया तो आप दही खाना छोड़ देंगे, इतना गंदा लगता है। तो आपको लगेगा कितने सारे बैक्टीरिया हम खाएं, लेकिन वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। दूध से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है दही, दूध से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है दही, क्योंकि दही के अंदर बेटा विटामिन B12 होता है। दही के अंदर विटामिन B12 होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन में, हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन कहाँ चाहिए होता है? ब्लड को बनने में, RBC के बनने में, हीमोग्लोबिन के बनने में। आयरन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? तो हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 होगा, अच्छी मात्रा में अगर विटामिन B12 होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा सही बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन B12 जो होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है उन लोगों में आयरन आप
खा तो बहुत रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भाई हम तो इतना आयरन खा रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है? इसीलिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12, जो कि आपकी बॉडी में नहीं है। और अगर ये विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और RBC की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कितना फायदेमंद है बैक्टीरिया। दूध से दही जमाने में काम आ रहा है ना, दूध से दही जमाने में काम आ रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में काम आ रहा है। तो इसको लोग इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस मतलब बिजनेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। जब तक हम किसी चीज़ को बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ नहीं करते हैं, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हर चीज़ को इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ घर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया की ही हेल्प से हो रही हैं। ठीक है, तो हमें यही सारी चीज़ों को अब पढ़ना है। तो हमने कहा कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यूज़फुल हैं कहाँ? होम्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, घरों में उपयोगी हैं ये माइक्रोब्स। घरों में किस तरीके से उपयोगी बात करेंगे? इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, और एक और पढ़ लीजिए सीवेज ट्रीटमेंट में भी नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स का यूज़ घरों में किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल पर्पस से किया जाता है, बिजनेस पर्पस से, एग्रीकल्चर में खेती में यूज़ किया जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि जो सीवर का पानी होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। जब वो सीवर का पानी जो होता है, घरों से जो वेस्ट जो पानी, गंदा पानी निकलता है, घरों का जो गंदा पानी होता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ पर वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया का ही यूज़ होता है बेटा। वहाँ पर बैक्टीरिया ही इस पानी को साफ करने का काम करते हैं। तो आप देखिए कितना यूज़फुल है ये बैक्टीरिया हमारे लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इन चीज़ों को बेटा हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा NCERT से देखेंगे कि NCERT में क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। देखिए चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी सी पढ़ते हैं, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में बनाए जाने वाले, घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, बनते हैं, क्या यूज़ होता है घरों में बैक्टीरिया का। Besides microscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. आपको मालूम है कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं बेटा, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं जो कि माइक्रोब्स कहे जाते हैं। भाई कुछ प्लांट्स भी, जैसे आपने देखा ना, आपने पढ़ा है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में डायटम्स वगैरह होते हैं, वो प्लांट की कैटेगरी में आता है ना, प्लांट किंगडम में आपने प्रोटिस्टा में पढ़ा आपने, तो वो माइक्रोस्कोपिक हैं, डायटम्स वगैरह जो होते हैं बेटा। तो वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। डू यू रिमेंबर विच किंगडम एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन से किंगडम में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे? कौन से किंगडम में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे? हमने बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, दोनों में, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। ठीक है ना, हम इन दोनों में ही पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हर जगह पर होंगे बैक्टीरिया। तो दे माइक्रोब्स दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स एज डीप इनसाइड द गीज़र, गीज़र के अंदर भी होते हैं, वेयर द टेम्परेचर में बी हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
कि गीज़र के अंदर जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पर भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। डीप इन द सॉइल, सॉइल में गहराई तक सॉइल में भी मिलते हैं अंदर। अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, मतलब बर्फ़ के पहाड़ हैं, उन बर्फ़ के पहाड़ों में भी मिल रहे हैं माइक्रोब्स। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक वाटर में मिल रहे हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, कौन कौन से हैं माइक्रोब्स? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स, ये सभी माइक्रोब्स हैं। दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस हैं, ध्यान रखना, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। Some of the microbes are shown in figure 10.1 and 10.2, पहले ही देख लेते हैं। इन्होंने कहा फिगर 10.1 और 10.2 में कुछ माइक्रोब्स को दिखाया गया है। तो देखिए ये डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है। ए वाला क्या दिखाया गया ना, रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड 1500 गुना, ये 1500 गुना इसको आगे मतलब मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये, ठीक है ना। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया पढ़ा है आपने मोनेरा में, रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं इसके अंदर। ए वाली फिगर में रॉड शेप के बैक्टीरिया हैं बेटा। रॉड शेप के बैक्टीरिया को कौन से कहते हैं? बैसिलस। रॉड शेप के बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैसिलस। तो ये बैसिलस बैक्टीरिया को दिखाया गया है बेटा, ठीक है। स्फेरिकल शेप्ड, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया दिखाया गया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया गोल। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया कौन सा होता है? कोकस। ये बैसिलस है ये वाला, और ये कौन सा दिखाया गया है? कोकस। आपने मोनेरा में पढ़ा है रॉड शेप के बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैसिलस होते हैं, और गोल वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो होते हैं कोकस। ये कोकस, ये बैसिलस, ये कोकस। बी वाला, ए वाला बैसिलस है, बी वाला कोकस को दिखाया गया। सी रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजिला, ये एक बैसिलस बैक्टीरिया दिखाया गया है जिसके अंदर फ्लैजिला दिखाए गए हैं बेटा। एक रॉड शेप का बैक्टीरिया दिखाया गया है जिसके अंदर, एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है जिसके अंदर फ्लैजिला दिखाया गया। आप देखिए इसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला है ना, पूरी बॉडी पर ही दिख रहे हैं, नहीं ऊपर ही हैं केवल। तो ये सब आपने पढ़े हैं बेटा बैक्टीरिया, ये बैसिलस, ये कोकस और ये फ्लैजिला वाला बैसिलस, ठीक है। फिर इस वाली फिगर में देखते हैं, ये इन्होंने वायरस दिखाया है बेटा। ये जो है बैक्टीरियोफेज वायरस, आपने वायरस का पढ़ा है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। और बी वाला जो है ये एडिनो वायरस है, ये जो बी वाला है ये एडिनो वायरस है। ये जो बी वाला दिखाया गया बेटा ये एडिनो वायरस है, जो कि रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है एडिनो वायरस। नाम याद रखना पड़ेगा, फिगर याद रखनी पड़ेगी, ये वाली फिगर याद रखनी पड़ेगी कि ये जो फिगर है ये एडिनो वायरस है। कौन सा है ये? एडिनो वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर ये वायरस इन्फेक्शन कर देता है। सी वाला जो दिखाया गया बेटा ये रॉड शेप का टोबैको मोज़ेक वायरस दिखाया गया है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है रॉड शेप का। आपने टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम बेटा देखा है 11th क्लास के चैप्टर में, ठीक है ना। वायरस जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपने टोबैको मोज़ेक वायरस देखा था, उसमें जो वायरस है वो देखा था, उसकी शेप कैसी है। और ये जो दिखाया गया है ये रॉड शेप का टोबैको मोज़ेक वायरस है। कैसा है? रॉड शेप का टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या दिखाया है नीचे, ये कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश। ये देखिए इस तरीके से ये आपको जितने भी वाइट कलर के इसमें स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट कलर के सारे स्पॉट क्या हैं बेटा? बैक्टीरिया। ये कल्चर बनाया गया है इस पेट्री डिश के अंदर। ये पेट्री डिश के अंदर एक कल्चर बनाया गया है। इस कल्चर के अंदर एक बैक्टीरिया को डाला गया। सपोज साल्मोनेला बैक्टीरिया ले लिया, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया ले लिया, या कोई भी बैक्टीरिया ले लिया। उस बैक्टीरिया को थोड़ा सा इस कल्चर के अंदर डाल दिया, उस बैक्टीरिया ने ग्रोथ करनी शुरू करी। और आप देख रहे हैं जितने भी वाइट कलर के आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये सब बैक्टीरिया हैं। ये बन गई बैक्टीरिया की कॉलोनी। क्या बन गई? ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए आपको ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये फंगस की कॉलोनी दिखाई है, फंजाई फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश।
ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, और ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई देगा ये फंजाई की कॉलोनी है। ये बैक्टीरिया नहीं है, फंजाई। बैक्टीरिया की कॉलोनी आपको वाइट कलर की इस तरीके से स्पॉट दिखाई देंगे जगह जगह, लेकिन फंगस की कॉलोनी आपको ऐसी ग्रीन कलर की दिखाई देगी बेटा, ग्रीनिश या ब्लूइश, ग्रीनिश या ब्लूइश कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कभी भी फंगस की कॉलोनी। तो आपने देखा ना, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को कल्चर किया जा सकता है। अभी हमने यही बात की कि जो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये माइक्रोब्स हैं। इन माइक्रोब्स को पेट्री डिश में कल्चर बनाकर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। माइक्रोब्स तो वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स भी हैं, लेकिन वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स को कल्चर नहीं किया जा सकता, किसी कल्चर में उनको ग्रो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात हमने ठीक है। तो अब हम लोगों ने एनसीईआरटी डायग्राम को देखा। अब हम लोग जरा आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये घर में काम होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो पहला हमें पढ़ना है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, या हम इसको कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, यानी दूध को दही में बदल देता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड बनाता है। क्या बनाता है ये, एसिड बनाता है। कैसे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क की, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, मिल्क की लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक, मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टोज शुगर, मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को, लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड मिल्क के प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, यानी थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है ना, दही को जमा देता है, लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है तथा जमा देता है, यानी कि कोएगुलेट, कोएगुलेट कर देता है, दही को जमा देता है। ये प्रोसेस तो लोग सालों से जानते हैं, हजारों सालों से लोगों को ये पता है कि दूध से
थोड़ा सा भी आपने देखा होगा कि घर में भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा दूध को गुनगुना कराया जाता है, मिल्क को थोड़ा सा गुनगुना कराया जाता है, मुश्किल से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर आप मान के चलिए, इतना गुनगुना सा कराया जाता है। और फिर उस एक छोटे से किसी बर्तन में थोड़ा सा दही लिया जाता है, इनोकुलम कहते हैं, जो थोड़ा सा दही लिया जाता है ना, उसको लोग वैसे जामुन कहते हैं, जामुन है, इनोकुलम कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, इनोकुलम। तो उसमें थोड़े से दही में आप दूध को डाल दीजिए, गुनगुने दूध को डाल दीजिए, तो वो जम जाता है। क्यों? क्योंकि अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें एसिड बनाना शुरू कर रहे हैं, और वो एसिड क्या कर रहा है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो एसिड? मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि दूध से ज़्यादा दही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि दही में विटामिन, दही क्या करता है, ऐसे लीजिए, दही विटामिन B12, दही में विटामिन B12 होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में, जो आयरन के हमारे इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन B12। तो भाई जो लोग इसीलिए कहा जाता है कि डेली आप दही खाइए, ठीक है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन B12 ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, दूध से दही जमता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन B12 को इंक्रीज कर रहा है, विटामिन B12 को इंक्रीज कर रहा है। दूध में नहीं होगा विटामिन B12, विटामिन B12 को इंक्रीज कर दिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने, और वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने विटामिन B12 को इंक्रीज कर दिया, तो हमारी बॉडी के अंदर अब विटामिन B12 आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही बनी रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे स्टमक के अंदर ये जो दही है, स्टमक में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत सारे पैथोजन को चेक करने में भी हेल्प करता है। यानी कि हम अगर दही खा रहे हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है हमारे स्टमक में ये देखेंगे कि कहीं कोई पैथोजन तो नहीं है। बहुत सारे माइक्रोब्स को ये दही हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत सारे माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है, मार देता है। अगर सपोज खाना खाते समय तो आप खाना खा रहे हो तो कुछ माइक्रोब आपके स्टमक में चले गए हैं, तो आपने दही खाया, दही खाने से क्या होगा कि आपके स्टमक के अंदर माइक्रोब्स को ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया देखेगा और मार डालेगा। ठीक है। तो स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पैथोजन्स को चेक करता है, यानी कि देखता है कि है तो नहीं होता है तो उसको मार देता है। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दही का काम हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोसेस की, दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है। इसकी बात करेंगे बेटा, फर्मेंटेशन। घर में भी फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है ना। अब हम लोग फर्मेंटेशन की बात करते हैं बेटा, हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं अभी। फर्मेंटेशन, एक्चुअली ये फर्मेंटेशन है क्या? ये फर्मेंटेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये फर्मेंटेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, पढ़ा है आपने,
विदाउट ऑक्सीजन। क्या कर रहा है ये विदाउट ऑक्सीजन? CO2 बनाता है, CO2 बनाता है ये, ठीक है। फर्मेंटेशन आप लोगों ने इडली बनाने में यूज करते हैं, डोसा, ढोकला, तो ये पिज्जा बेस, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाई जा रही है, केक बनाए जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब इडली डोसा बनाया जाता है तो किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है बेटा। फर्मेंटेशन आप आटे में भी कर सकते हैं, फर्मेंटेशन आपका मैदा में भी हो सकता है, फर्मेंटेशन आपका चावल दाल में भी हो सकता है। तो आपने देखा डोसा जब बनाते हैं तो चावल दाल को पीस देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए उठाकर गर्मी में यानी कि धूप में भी रख सकते हैं, थोड़ी देर उठा के रख देंगे तो आप देखेंगे पूरा दिन आप उसको बाहर ही रखा रहने देंगे, मतलब फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखा रहने देंगे। और गर्मी से क्या होता है उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और उसका अमाउंट बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस बन गई, CO2 गैस। उस CO2 गैस की वजह से वो हो गया पफी। कैसा हो गया वो? पफी हो जाता है। पफी होने से क्या होता है, ब्रेड है या मान लो इडली है, डोसा है, तो वो सॉफ्ट बनता है, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन का यूज़ हम लोग घर में भी करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया वो भी फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। और ईस्ट आपने सुनी होगी, ईस्ट पिज़्ज़ा बेस बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, वो बेकर्स ईस्ट होती है। ईस्ट जो होती है ना, दो तरह की ईस्ट होती है, ईस्ट फंजाई है बेटा, दो तरह की ईस्ट होती है। एक होती है बेकर्स ईस्ट, एक होती है बेकर्स ईस्ट। ये जो बेकर्स ईस्ट होती है ना, बेकिंग करने में, ब्रेड बनाने में काम आती है, पिज़्ज़ा बेस बनाने में काम आती है, केक बनाने में काम आती है। और एक होती है ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। ये जो ब्रूअर्स ईस्ट होती है, ये ब्रूअर्स ईस्ट वाइन, बियर ये बनाने में काम आती है, ठीक है। तो ये ईस्ट, बेकर्स ईस्ट जो होती है, ये इसका बहुत पूछा जाता है बेटा। ये जो बेकर्स ईस्ट है इसका नाम है सैक्रोमाइसिस। बेकर्स ईस्ट कौन सी है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। बेकर्स ईस्ट कौन सी है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये है बेकर्स ईस्ट, जिसको कि यूज़ किया जा रहा है बेकिंग करने में, ब्रेड बनाने में, पिज़्ज़ा बेस बनाने में, ठीक है। तो ये बेकर्स ईस्ट कहलाती है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। हम लोग और भी बेटा फर्मेंटेशन का यूज़ और कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूज़ में फर्मेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन का क्या यूज़ है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे।